सबसे पहले जैनेन्द्र जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, आपने देखा है कि मैं उसको जरा स्क्रीन पे कह देता हूं कि चला दें। अखिलेश यादव ने कहा है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल ना खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक, आर्थिक व मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार न करे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भ्रष्ट प्रक्रिया का परिणाम अभ्यर्थी क्यों भुगते? जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना व सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ले जाकर भर्ती लटकाने की भाजपाई चालबाजी को अभ्यर्थी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार का ऐसा आचरण घोर निंदनीय है। भाजपा ना इनकी सगी है ना उनकी। उसके बाद मैं एक ट्वीट और पढ़ता हूं जो मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हैं। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में अपनी अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा है। जहां तक अपना दल का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हमारी पार्टी प्रारंभ से मानना है कि 69,000 भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, जिसकी पुष्टि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नई सूची जारी करने का आदेश देकर कर दी थी। हम भी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम न सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई पहले की तरह जारी रखेंगे बल्कि वादे के मुताबिक इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हर संभव कानूनी मदद देने भी जारी रखेंगे। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से अलग उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों से सबको स्वीकार एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। और हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश ना हो। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थायी रोक लगाई है। जैनेन्द्र जी, अखिलेश यादव का इसलिए पढ़ा, वो विपक्ष के थे। अनुप्रिया पटेल जी का वक्तव्य सुन लिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए जो आरक्षित वर्ग में चाहे अनारक्षित वर्ग में है। और सरकार का यही मानना होता है। सरकार के लिए दोनों आंखें बराबर होती हैं और दोनों आंखों को बराबर संभाल के ही चलना सरकार का कार्य होता है, वही किया जा रहा है। और जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो रोक लगाई है वो अस्थायी तौर पर लगाई है। अगली हियरिंग 23 सितंबर को है और दोनों पक्षों से उन्होंने दलीलें मांगी हैं कि आपकी क्या क्या दलीलें हैं। और जहां तक बात रही इस तरह के फैसलों की, तो मुझे याद है कि केरल के एक फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक बिल्कुल सेम यही था, तो उसमें सभी के साथ बराबर न्याय किया था। तो ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने पहले भी कई डिबेट की है इसके ऊपर, मैंने पहले ही बताया है कि अगर लिस्ट जारी भी हो जाती तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर भी रोक लगा देता कि भाई आपने जो लिस्ट जारी की है उस पर थोड़ी रोक लगा देते हैं, पहले हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला दिया जाए, उसके बाद फैसला देती। तो जो भर्तियां होती उनको भी रोक देती। दूसरी चीज, अखिलेश जी का ट्वीट का जहां तक सवाल है, तो अखिलेश जी को अपने शासन काल को याद करना चाहिए जब छात्रों के ऊपर लाठियां चार्ज होते थे। 43 बार लाठियां चार्ज हुए, 3 बार गोलियां चली हैं, लाठियां तो 5,000 लाठियां तो माफ विजय कीजिए। यादव जी ने बताएंगे किसके कार्यकाल में कितनी पड़ी हैं।
तो वो भी गिनती होगी। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई अभियुक्तों को उन्होंने तो जेल में डलवा दिया था, सैकड़ों अभियुक्तों को, और 5,000 के ऊपर उन्होंने एफआईआर लिखवा दी थी। अब उन्हें क्रिमिनल घोषित कर तो दिया था। उन्हीं का तो रिकॉर्ड आखिर तोड़ना है क्या आपको, जी को अपना, उन्हीं का नहीं रिकॉर्ड देखिए तोड़ना ये, है। नहीं आप एक पक्षी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब पहला मेरा वक्तव्य है कि दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को हम छोड़ देंगे। दोनों दो आंख की तरह है हमारे लिए। ठीक। अब एक छोटा सी बात जो अनुप्रिया पटेल ने कही है अपने पोस्ट में, सहयोगी हैं, 13 विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कानूनी पचड़े में पड़ने के बजाय जो और तरीके हैं उसमें जो विकल्प उपलब्ध हैं उसमें जाकर आरक्षित वर्ग को राहत दे सरकार। क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार तो आरक्षित वर्ग को राहत देना चाहती है। तो मैंने पिछली डिबेट में भी ये स्पष्ट किया था कि जो लोग 4 साल का एक तरह से अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, जिनका वरिष्ठता क्रम 4 साल ऑलरेडी हो चुका है, उनका भी घाटा ना हो, और जो लोग नए रिक्रूट होंगे या जो लिस्ट में से नए लोग जुड़ेंगे, उन दोनों के लिए रास्ता निकाली थी। लेकिन समय 25 दिन का कम था। उसी बीच में ये सुप्रीम कोर्ट की आज जो इसी रोक है का वो ही आ तो गई। और इंतजार था। कोर्ट ठीक में, है। नहीं केस पहले ही चला गया था। ठीक है, 22वें तो दिन, ये तो उम्मीद थी 21वें ही दिन कि ही चला गया। जाएगा। अब आपके पास टाइम है, लेकिन सहयोगी आप भी यही कह रहे हैं कि हम आरक्षित वर्ग के साथ हैं। अनुप्रिया पटेल ने खुल के कहा है कि इन लोगों को इस कानूनी प्रक्रिया में लटकाने के बजाय आरक्षित वर्ग को जो हिस्सा मारा गया है हम उनको कानूनी सहायता से लेकर हर तरीके से देंगे। ये सरकार से, उसी सरकार में रहते हुए वो सवाल उठा। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। जी। जो 6800 की सूची है वो हमने नहीं खत्म की, वो हाई कोर्ट ने खत्म की है। एक मिनट, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 5,844 को मान्यता धांधली हुई है। उसके एवज में 6800 पद निकाले थे। वही 6800 पदों पे हाई कोर्ट ने रद्द किया है, हमने नहीं किया है। तो ठीक। ये सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, क्योंकि 6800 वालों की भी अभी लगी हुई इसीलिए वो है याद वहां दिला पे रही अर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए में। आपकी सहयोगी ये धर्मेंद्र यादव जी नहीं याद दिला रहे हैं क्या करना है, ये अभी बताएंगे। वो अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि वो एक लाइन में तो लिख रही हैं कि दोनों वर्गों का आप ख्याल कीजिए, रखेंगे, लेकिन एक वर्ग में ये भी कह रही हैं कि इनको पहले ही एक मदद पहुंचा दी जाए। धर्मेंद्र जी, सियासत करना आप लोगों को आता है, ऐसा जनेन जी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी सियासत तो करे, ठीक है, जी। लेकिन अन्याय ना करे सियासत की आड़ में। पहली बात, जी। जैन जी कह रहे थे कि दोनों आंखों से देखते हैं। दोनों आंखों से देखने वाला व्यक्ति एक आंख को फोड़ने पर अगर आमादा हो जाए तो आप उसकी मानसिक दशा को समझ सकते हैं कि एक खास वर्ग के लिए कितनी घृणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्याप्त है। अगर आप शुरुआत से देखोगे 2019 से, जब से भर्ती प्रक्रिया का भ्रष्टाचार सामने आया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने क्लियर दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और पिछड़े जाति या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है, इन्हें आरक्षण दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की मंशा पिछड़े जाति के लोगों को न्याय देने की होती तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले को ही अमल में ले लेती, लेकिन नहीं, इसको था टालना इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। तो इसने क्या करा, हाई कोर्ट में उस बात को ले जाकर के डाल दिया। और अभ्यर्थी आप सोचिए कि एक बार परीक्षा दें, फिर आरक्षण में अगर उन्हें इसके साथ अन्याय हो जाए तो एनसीबीसी जाए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाए, वहां से जब न्याय मिल जाए तो उसके बाद हाई कोर्ट जाए। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने अभ्यर्थियों को झोंक दिया, इसलिए झोंक दिया कि जो उनकी अपनी कुटिल मानसिकता थी कि हमें आरक्षण नहीं देना है और किसी हाल में नहीं देना है। अभी आप देखिएगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के आएगी कि हम नई सूची नहीं बनाएंगे, ये भी कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को पूरे सिरे से खारिज करना चाहती है। उसके बहुत सारे उदाहरण है पूरे सरकार के टाइम में। अगर आपको याद हो, नीट परीक्षा में 11,027 ओबीसी अभ्यर्थियों का हक मारा गया, आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ना कोई निर्णय लिया गया। अगर इनकी मंशा होती उनको देने की तो ये ऐसा नहीं करते। तो आज जो अभ्यर्थियों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है, इसमें दोनों को नुकसान पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको भी नुकसान पहुंचाना चाहती है और जिनको बाहर कर दिया उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है।
कायदे से अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के पक्ष में भी होती और जो अभ्यर्थी पहले से चयनित हो गए तो उनके पक्ष में होती, तो एक जो बीच का कोई रास्ता, जो गैर कानूनी रास्ता होता, सरकार के बहुत सारे जो विकल्प अनुप्रिया जी ने कहे हैं उनमें से किसी विकल्प पे चलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी भी भर्ती को क्लियर करना ही नहीं है, उसको हर मोड़ पे उलझाना है ताकि पिछड़ों, दलितों और बाकी आरक्षित वर्ग के लोगों का नुकसान हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि अगर आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ नहीं रही है कि अगर किसी बच्चे का कट ऑफ अपने जनरल कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें कंसीडर कर लिया जाता है, इसको डबल आरक्षण का लाभ नहीं कहा जाता है। इसको समझने की जरूरत है। अगर आप आरक्षण को समझ ही नहीं रहे हैं, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी थिंक टैंक बताती है अपने आप को, तो ऐसा तो नहीं है को समझ नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर, चाहे केंद्र हो चाहे आपकी प्रदेश की सरकारें हो, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को ले लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थिति जानते हैं क्या है? आज भी देखिए ये बहस फिर धर्मेंद्र जी, मैं समझ रहा हूं एनएफएस वाला मुद्दा, ये फिर हम लाइन से भटक जाएंगे। अभी 69,000 जो सहायक शिक्षक हैं उन पर बात कर लेते हैं। इस पे ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच जो जैनेन जी कह रहे हैं ना, आप लोगों ने 1,37,000 शिक्षक मित्र बनाकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको फिर से पूरी भर्ती प्रक्रिया के तहत लाएं, ये आप लोगों का किया कर्म है जो ये लोग भुगत रहे हैं। जैनेन जी यही कह रहे हैं ना? मैं एक कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, धर्मेंद्र भाई क्या बोल रहे थे मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं। उन्होंने जो बोला, उन्होंने पहले बोला एक आंख को फोड़ना चाहते हैं, फिर बोला कि अच्छा, आपका सियासी जवाब लेंगे। अभी दोनों लोग, विजय यादव जी और शिवेंद्र प्रताप सिंह है मेरे साथ। नहीं देना चाहते हैं, इनका मतलब है हम किसी को लाभ नहीं देना चाहते, भारतीय ही नहीं कहना चाहते। मैंने जबकि पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया कि दो आंखें हैं, दोनों को सही सलामत रखना चाहते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आप बोलिए। आपने जो शिक्षा मित्र की बात कही है, जी जी, अगर हमारी सरकार ने कोई शिक्षा मित्र किसी विद्यालय में 4 साल तक 5 साल तक पढ़ाया, शिक्षा मित्र अगर उसकी योग्यता पढ़ाने की नहीं थी, तो आप मुझे बता दीजिए 4-5 साल तक वो क्या करता रहा? अगर आप बिना योग्य व्यक्ति से आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो इसका मतलब शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अगर हमने 1,36,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया, कि उन्हें शिक्षक बनाने का काम किया, उसमें जो कमियां थी, अगर टीईटी पास करने की बात थी तो उसको उसमें डाल दिया गया था कि जो टीईटी पास हो जाएगा वो उसमें आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये काम अगर हमें नौकरी देने की है, किसी को रोजगार देने की है, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है, तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य में हमने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बना दिया तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। कोई प्रक्रिया में अगर कोई ऐसी लैप्सेस है तो उस प्रक्रिया आप लोगों ने जो डायरेक्ट कर दिया था ना प्रक्रिया, वही कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट से हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़िए ना। उन्होंने कहा कि आप ऐसे थोड़ी ना उठाया और साइन कर दिया कि 1,37,000 भर्ती कर लीजिए। फिर तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं भी संगतियां हुई कि नहीं हुई। मौजूदा 68,500 और 69,000 दोनों में, 69,000 में हर स्टेप पे माना गया। और अभी हम ये कतई नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सरकार को बड़ी राहत दे दी है, मौजूदा सरकार को।